नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। 3 राज्यों यूपी, हिमाचल और कर्नाटक की 15 राज्यसभा सीटों के लिए आज चुनाव हुआ। मतदान के बाद कर्नाटक के नतीजों का ऐलान हो गया है। कांग्रेस ने 3 सीटें जीती हैं, जबकि 1 सीट बीजेपी के खाते में आई है। इससे पहले आज जब राज्यसभा के लिए वोटिंग शुरू हुई तो चुनाव के दौरान कई विधायकों की अंतरात्मा जागी और खेला हो गया। अंतरात्मा सियासी सीमा पार कर गई और विधायकों ने पार्टी के प्रति निष्ठा छोड़कर जमकर क्रॉस वोटिंग की। सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की तो हिमाचल में कांग्रेस के 9 विधायकों की अंतरात्मा बीजेपी के प्रति जागृत हो गई। वहीं यूपी और हिमाचल में खेला करने वाली बीजेपी कर्नाटक में खुद खेले का शिकार हो गई। कर्नाटक के एक बीजेपी विधायक ने कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी। आज जब राज्यसभा चुनाव की बिसात बिछी तो जमकर शह और मात का खेल हुआ। क्रॉस वोटिंग ने कईयों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यूपी की 10 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव में 7 सीटों पर जीत सुनिश्चित होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 8 उम्मीदवार उतार दिए। बीजेपी के इस कदम के बाद से ही समाजवादी पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियों में सेंध के कयास लगाए जाने लगे थे। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने ये भी मान लिया कि पार्टी के तीसरे उम्मीदवार की जीत मुश्किल है। सुबह तक अपने तीनों उम्मीदवारों की जीत के दावे करने वाली सपा ने माना कि उसके तीसरे उम्मीदवार की जीत मुश्किल है, तो उसके पीछे विधायकों की क्रॉस वोटिंग वजह रही। सपा के 7 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ के समर्थन में मतदान किया। सूत्रों की माने तो सपा के चीफ व्हिप रहे मनोज पांडे और राकेश पांडे के साथ ही राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट किया, जबकि सपा की एक विधायक महाराजी देवी ने वोटिंग से किनारा कर लिया। मतदान के दौरान क्रॉस वोटिंग को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि ये वक्त सच्चे दोस्त की पहचान करने का है। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे, लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। यूपी में सपा के 7 से अधिक विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने के बाद हिमाचल प्रदेश में भी बड़ा खेला हो गया। हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के चुनाव में अब कांग्रेस के भी कम से कम 9 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के कम से कम 9 विधायकों ने कांग्रेस की ओर से जारी व्हिप से अलग जाकर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है। इसके बाद हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया। सुक्खू ने कहा कि बीजेपी में अंतरात्मा नहीं बची है। मेरा मानना है कि हमारे 40 विधायक थे, अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा, पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। तो अभी तक तो हम शाम को काउंटिंग है तभी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस का अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा तो हमारे को 40 के 40 वोट। अब राज्यसभा चुनाव के बहाने हिमाचल में ऑपरेशन लोटस की आहट सुनाई दे रही है। राज्यसभा के बदले गणित से कांग्रेस की सुक्खू सरकार भी खतरे में आ गई है। दरअसल हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्ट्रेंथ 68 विधायकों की है। कांग्रेस के 40, बीजेपी से 25 और 2 निर्दलीय समेत 3 अन्य विधायकों का समर्थन भी सुक्खू सरकार के साथ है। यानी कांग्रेस के पक्ष में 43 विधायक हैं और बीजेपी के पास 25। अब अगर 9 विधायकों ने कांग्रेस की जगह बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है तो ऐसी स्थिति में बीजेपी का वोट गणित 34 पहुंच जाएगा। कांग्रेस भी 43 से घटकर प्रथम वरीयता के
34 वोट पर आ जाएगी। सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता के 35 वोट चाहिए होंगे। अगर दोनों में से किसी भी दल के पास ये संख्या बल नहीं रहा तो बात दूसरी वरीयता के वोट पर जाएगी। ऐसा हुआ तो बीजेपी को विश्वास है कि कांग्रेस के कई विधायक दूसरी वरीयता का वोट बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को देंगे और पार्टी जीत जाएगी। ऐसा हुआ तो ये सुक्खू सरकार के लिए भी बड़े खतरे की घंटी होगी। 68 सदस्यों वाली हिमाचल विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा 35 विधायकों का है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की ये खबर अगर सही साबित होती है तो ये इस बात का साफ संकेत होगा कि विधायक सुक्खू सरकार से नाराज हैं। अगर इन विधायकों को हटा दें तो कांग्रेस के पास 34 विधायकों का ही समर्थन होगा, जो बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़े से एक कम है। उधर यूपी और हिमाचल में विपक्ष के साथ खेल करने वाली बीजेपी के साथ कर्नाटक में खेला हो गया। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए हुए चुनाव के दौरान बीजेपी के एक विधायक ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाल दिया। बीजेपी विधायक एसटी सोमशेखर पर कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा है। कुल मिलाकर मंगलवार दिन भर नेताओं की अंतरात्मा जागती रही और सियासी सीमा पार होती रही, जो कम से कम लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो खबर है कि सपा और कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी के प्रति निष्ठा छोड़कर जमकर क्रॉस वोटिंग की है और इसी को लेकर करेंगे आज हम लोकतंत्र में चर्चा। कई विशेष अतिथि हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका चेतन जी। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर सुधा मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं। सुधा जी, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ सपा की प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं। आपका भी स्वागत है पूजा जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक रैना जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत अशोक रैना जी। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित, सुबह से जो कुछ घटनाक्रम घट रहा है लगातार हम सभी उसको देख रहे हैं, लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव ने सीधे सीधे कहा है कि मैं किसी की अंतरात्मा को नहीं जानता, पर किसी को धमकाया गया होगा, किसी को लालच दिया होगा, हो सकता है कि किसी को पैकेज भी दिया गया हो, ये मुझे सुनने में आ रहा है। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया। इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष तो ये है कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग उनको अपने प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं जी। दूसरी बात, प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व उन पार्टियों का जिस प्रकार से आचरण कर रहा है, विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, किसी पार्टी का विरोध होना चाहिए, किसी नेता का विरोध होना चाहिए, लेकिन ये विरोध के नाम पर जिस प्रकार से देश का विरोध करने लगे हैं, इसलिए इसके विधायकों को ये डर सताने लग गया कि चुनाव मैदान में हम जब जाएंगे तो जनता को क्या जवाब देंगे। इसलिए इनके विधायक इधर से उधर जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, इन विधायकों को माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति, नियत, सशक्त नेतृत्व, इसमें इनको संभावनाएं नजर आती है अपने भविष्य की और देश के भविष्य की, दोनों की। और इसीलिए कोई भी नेता, ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी का प्रभाव है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बीजेपी का दबाव है, धमकी दी जा रही है। मैं कहूँ अखिलेश जी कहेंगे, उनका धर्म है ये, कहेंगे वो, लेकिन अखिलेश जी कम से कम अपने परिवार को संभाल ले, अपनी पार्टी को संभाल ले, फिर यूपी की बात करें। क्योंकि दोनों पार्टी आज की डेट में, दोनों युवा लड़के राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उसको ऐसा लगता है कि आप आश्चर्य करेंगे यूपी जी कि जिस इंडी गठबंधन के एक नेता, एक पार्टी के मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं भरी सभा में कि कांग्रेस एक थी, कांग्रेस पार्टी थी, भगवत मान जी कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, इसका मतलब है कांग्रेस अब बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ गई है। दूसरी बात, सपा को पता है कि ये परिवारवाद पे आधारित जो पार्टियां बनती है, जो भारत में 6-7 पार्टियां जो परिवारवाद के ऊपर चलती है, उनका ना कोई नीति है, ना कोई नियत है,
और ना कोई चरित्र है। इनका केवल एक ही काम है, अपने परिवार को बढ़ावा देना। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हमारे राजस्थान की राजनीति में सोनिया गांधी जी ने एंट्री की, उनको ये पता चल गया कि रायबरेली में किसी भी कीमत पे मैं जीत नहीं पाऊंगी, क्योंकि युवराज का हश्र उन्होंने अमेठी में देख लिया था। इन सब बातों का जब मिलान करते हैं तब ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि डूबते जहाज पर कोई भी सवाल होना नहीं चाहिए। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ, दोनों से जवाब ले लेती हूँ इस पर। सुधा मिश्रा जी आपसे भी और पूजा मिश्रा जी आपसे भी। और डॉक्टर सुधा मिश्रा जी पहले आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि अभी आपने सुना चेतन पुरोहित जी कह रहे हैं कि डूबते जहाज पर कोई सवार नहीं होना चाहता, और ये स्थिति सपा की भी आ गई है, यही स्थिति कांग्रेस की भी आ गई है। जी मैं उत्तर देना चाहूंगी। जब जहाज ओवरलोडेड होती है ना, तो उसके डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमें जो राय दे रहा है कि जो नाव डूबने वाली हो उसमें क्या होता है, तो जो ओवरलोडेड होती है, और ये लोग बात करते हैं विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष होगा तो सरकारों के साथ बेहतर तालमेल बैठेगा। जो विपक्ष के लोगों को एन केन प्रकारेण सिर्फ जीतने के से कि हमें जीतना है, जीतते रहना है, संविधान के नियमों को धता बताकर मात्र जीत को जिसने अपना लक्ष्य और उद्देश्य रखा है, वो दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। तो एक बात मैं कहूंगी रेसू जी, रहीम जी ने एक दोहा लिखा है कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई का कर सके तलवार। ये इनको समझना पड़ेगा। ठीक है, आप अच्छी कहावत कह रही हैं, अच्छी बातें आप बता रही हैं, लेकिन आप ये बताइए ना, जब आपके अपने कहे में नहीं है तो दूसरे पर आप लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं? दूसरे लोगों पर आप कैसे निशाना साध सकते हैं? आपके अपने ही कहे में नहीं है। सुनिए रेशू जी, प्रश्न इसका नहीं है। यहाँ पे प्रश्न ये है कि जब संवैधानिक अधिकारों और संवैधानिक चीजों को लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनों की कहाँ सुनेंगे? अंतरात्मा ऐसी कोई चीज ही नहीं है। जहाँ पे देखे लड़के इधर से उधर हो गए। क्यों? अगर सच में विचारधारा इतनी अच्छी लग रही थी या वोटिंग करनी थी, सिंपल सी बात है, जो भी करे, चाहे हमारी तरफ से हो या इनकी तरफ से हो, वो व्यक्ति अगर उसके अंदर सच में अंतरात्मा है, पहले पार्टी छोड़े, अपना पद छोड़े, आके बोले कि नहीं हम दे सकते हैं। अरे उसको पद पार्टी जो कुछ मिला है उसी पार्टी का है ना, तभी तो देने के लिए। मैं और आप वोट नहीं कर सकते आज सभा के चुनाव में, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मतलब किसी पार्टी के सिंबल पे लड़ा हुआ व्यक्ति विधायक बनता है और वो फिर वोट नहीं करता है। ठीक है, जो अभी आपने गंभीर आरोप लगाए हैं, मैं आऊंगी क्योंकि और भी कई विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए, उनको भी समय मुझे देना है। मैं वापस आपके पास आऊंगी। और जो गंभीर आरोप आपने लगाए डॉक्टर चेतन जी, मैं क्योंकि उन सवालों को भी आप ध्यान रखिएगा, जब आपके पास आऊंगी तो उनका जवाब जरूर मैं आपसे लूंगी। लेकिन ये बताइए पूजा मिश्रा जी, लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से विपक्षी एकता के प्रयास हो रहे हैं, डर कर, देख कर, संभल कर मित्र बनाए जा रहे हैं, इधर घर में बेहदी निकल रहे हैं, जब दिल टूट रहे हैं, तो दलों को कैसे जोड़ा जाएगा? जी आपको नमस्ते जी। मैं सॉरी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर आ रही है। जी बिल्कुल। तो ऋषि जी, जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सबके अंदर आत्मा, बीजेपी के प्रवक्ता का आप जवाब दीजिएगा। मैंने जो आपसे सवाल किया मैम, पहले जरा उस पर मुझे जवाब दीजिए। आपका सवाल क्या था, एक बार रिपीट कर देंगी? मैंने कहा कि जब दिल टूट रहे हैं तो दलों को कैसे जोड़ेंगे? समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी, इनका विजन बहुत अच्छा है और ये सबके लिए कार्य करने के लिए राजी हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे और ये बिल्कुल जोड़े रहेंगे। जितने जो विधायक टूटे हैं, अब ये उनकी अंतरात्मा बताए कि वो किस तो आपके तो घर में ही भेदी निकल रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? इसके कारण अब इसका जवाब तो जो है जो भेदी है वही दे पाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो है उनको पूरा सम्मान दिया हुआ था। अब वो किस प्रलोभन में चले गए, किस दबाव में चले गए? देखिए, जो सरकार है वर्तमान में, जो बीजेपी की सरकार है, ये बहुत ही आताताई सरकार है। इसके सामने टिके रहना बहुत हिम्मत का कार्य है और हमें लगता है कि जो नहीं टिक पाए, जो गलत के अगेंस्ट नहीं खड़े रह पाए, इनमें हिम्मत नहीं रही होगी।
वो लड़ ही नहीं पाए होंगे। अब वो अगर आप उनसे जाके पूछे, हो सकता है कभी फ्यूचर में उनके अंदर हिम्मत जागे, उनकी अंतरात्मा सचमुच में जागे, तो वो आपको बता पाए कि हमने दगा क्यों किया। जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इनको जनता के बीच जाना है, तो हमें लग रहा है कि वो जनता के बीच कैसे जाएंगे कि आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, पर अब हम समाजवादी पार्टी के नहीं, हम समाजवादी पार्टी से दगा कर दिए। जिस पार्टी को आपसे हम बने, आपने हमें चुना, हम उसके साथ दगा करके तो क्या बताएंगे जनता को कि हम आप जनता उन पे कैसे भरोसा करेगी। जो इंसान जो है एक पार्टी से चुनाव लड़के चुन के आ रहा है, फिर उसके साथ दगा कर रहा है, तो जनता के साथ ही धोखाबाजी होगी। जनता ने तो समाजवादी पार्टी को वोट दिया हुआ था। और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे परिवारवाद इनके यहाँ नहीं है क्या? पता नहीं कहाँ से परिवारवाद उठा के ले आते हैं एक ही रचना। पहली बात तो ये कंफर्म कर लें कि जो है सदन में जा रहे हैं उनको जनता चुन के भेज रही है। ऐसा नहीं है कि जो है डिम्पल यादव जी को जो है सीधा ले जाके बिठा दिया गया कि नहीं आप बैठिए। भाई सदन हमारा नहीं है, सदन जनता का है, और जनता चुन के जिसे भी भेजेगी वो वही सदन में जाके बैठेगा और वही बैठ रहा है। और अगर ऐसा ही रहता तो आप जो है चौहान जी को राज्यसभा क्यों भेजते? आप तैयारी कर रहे हैं, आपको सरकार में रहना है, आपको विपक्ष को खत्म करना है, तो फिर आप उनके बेटे को एमपी लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी, आप विपक्ष को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। पूजा मिश्रा जी भी यही कह रही थी और सुधा मिश्रा जी भी यही कह रही थी। रामायण में चौपाई है जी, जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त जैसी थे। इन दोनों का दर्द ये है कि परिवार की पार्टियां जब होती है तो वो परिवार से आगे नहीं बढ़ पाती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा था, विपक्ष को आलोचना करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री जी की करिए, आप भाजपा की करिए, लेकिन आलोचना के नाम पर आप देश का विरोध जो करते हैं उसी ने आपको जनता ने नकारा है। और एक बार नहीं, अनेकों बार नकारा है, लेकिन आपके समझ में नहीं आता है क्योंकि आप लोग आत्मविश्लेषण करते ही नहीं है। केवल दूसरों पे आरोप लगाने का जो आपने जो ट्रेंड अपनाया है वही आपके पतन का मूल कारण बन रहा है। और मैं फिर कहता हूं, सुबह से ही कांग्रेस और सपा अंतरात्मा की बात कर रही है और आप कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। लेकिन ये बताइए अशोक रैना जी, हर राज्य में क्रॉस वोटिंग, आज सुबह से ही लगातार इसी तरह की जो खबरें हैं ये हमें सुनने को मिल रही हैं। अब तो नतीजे भी आ जाएंगे सर थोड़ी बहुत देर में। सर ये पैटर्न क्या कहता है? इस वक्त जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन, और जितने भी प्रवक्ता बोलते हैं जिन भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन सब अपनी जगह आत्ममंथन करना होगा कि जिस पर्सपेक्टिव से ये सब लोग असेंबली में पहुंचे हैं या पार्लियामेंट में पहुंचते, क्या उस चीज का वो निर्वाह करते हैं कि नहीं है। एक प्रश्न है बहुत जबरदस्त सीरियस इस वक्त भारत की पॉलिटिक्स में। अब स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो लोगों के संदूक राज्य में आते हैं तो अगर वो उनके दायित्व का निर्वाह नहीं करते तो आई ट्रीट देम एज ट्रेटर्स, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। तो इसलिए आज की परिस्थिति में लोगों के प्रति वो चीज है कि नहीं, उसकी कमी लग रही है। जो आदमी किसी को कहीं पे भेज देता है इलेक्ट करके किसी असेंबली में, किसी पार्लियामेंट में, क्या वो बाद में उसका निर्वाह करता है कि नहीं, उसका प्रश्न चिन्ह है। अभी आज की परिस्थितियों में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी, कुछ सालों में ही इतनी तब्दीली आई है कि एक वोट के लिए उन्होंने सरकार छोड़ी थी, एक वोट के लिए उन्होंने सरकार छोड़ी थी, और आज पता नहीं कहां से सरकारें बनती है। इसलिए इस परस्पेक्टिव हिमाचल प्रदेश में ले लिया कि यहाँ 40 के विधायक और साथ में 25 ही आए थे बीजेपी के और 3 निकल गया, लेकिन उसके बावजूद भी प्लान हुआ प्रॉपरली, और 9 विधायक जो जिन्होंने कहा क्रॉस वोटिंग होगी, और 9 के 9 को इस वक्त सीआरपीएफ की गाड़ियों में पंचकुला पहुंचा दिया गया है। अगर ये पॉलिटिक्स का बन रहा है तो ये दुखद है, पीड़ाजनक है। इसलिए इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है पीपल, लेकिन और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है जो हो रहा है। घातक है। इट्स नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एट ऑल।
बिल्कुल, क्योंकि लगातार आप आरोप लगा रहे हैं सपा और इसके साथ ही कांग्रेस के ऊपर, डॉक्टर चेतन, और कह रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों का जो जहाज है वो डूब रहा है, लेकिन यही आरोप जो है वो आपके ऊपर भी लग रहे हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की सभी सीमाएं पार कर दी हैं। शिवपाल यादव जी तो खुद ही अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने भतीजे के द्वारा। वो तो समय समय पर अपनी पीड़ा उजागर भी करते रहे हैं। वो दो नावों पर सवार होना चाहते हैं, लेकिन इस बात पे मैं नहीं जाऊंगा। मैं आऊंगा मूल मुद्दे पर। मूल मुद्दा ये कि हमारे भी, जैसा आप बता रहे, कर्नाटक में हुआ है, मान लो हुआ है, हम उसकी जांच करेंगे। हम आरोप नहीं लगाएंगे कांग्रेस या किसी पार्टी पर कि उन्होंने ये कर दिया या उन्होंने ये कर दिया। हम अपनी जांच करेंगे और हमारी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो। लेकिन हमारे मित्र दल क्या करते हैं? हमारे मित्र दल ये करते हैं, आरोप लगाने का काम करते हैं, अपने विधायकों के संपर्क में नहीं रहते हैं, अपने विधायकों की समस्याएं दूर नहीं करते हैं। और केवल अभी सपा ने एक लिस्ट जारी की थी, मैं देख रहा था, लोकसभा चुनाव 2024 की। आप लिस्ट को देखिए, आप परिवार से बाहर निकल ही नहीं पाते। धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, और मैं तो जाति की भी नहीं, ओबीसी की भी बात करते हैं, लेकिन टिकट देंगे परिवार के सदस्य को, भतीजा, चाचा, भाई, खुद की पत्नी, इससे बाहर ये नहीं निकल पाएंगे। और ये इनकी पतन का मूल कारण है। यह बताऊं कांग्रेस में, कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस यही कर रही है कि उनको 400 से लाने वाले राजीव गांधी जी और 40 पे लाने वाले राहुल गांधी जी, 40 पे तो ले आए हैं। और इस बात मेरे को ऐसा लगता है कि ये बड़े निचले स्तर पर इनकी सीटें आने वाली है, बहुत कम मात्रा में सीटें आने वाली है। इसीलिए आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी के चरणों में जाके गिर गए। जिन भगवत मान ने जिस पार्टी को ये कहा था एक सीट कांग्रेस, किसी के पाँव में जाके सर कहते तो आप भी बहुत लोगों को कुछ थे, आप भी बहुत लोगों को सीधे सीधे उनके ऊपर निशाना साधते थे, लेकिन आपने भी उनके लिए द्वार खोल लिए, आपने भी उनके लिए द्वार खोले ना सर। बिहार में क्या हुआ? बिहार में आपने कहा कि कुछ भी हो जाए, नीतीश हमारे साथ जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकते, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार को वापस अपने साथ नहीं मिलाएंगे। क्या हुआ? क्या हुआ सर? स्वागत करते हैं हमारी पार्टी में जो आना चाहे। एक बात बताइए रूसी जी, आप पार्टी छोड़ के भगता कौन है? उसको अपना भविष्य अंधकार में नजर आता है उस पार्टी के अंदर। उस पार्टी पे उसको विश्वास नहीं होता है, और जब विश्वास नहीं होता है और पार्टी अपने विधायकों की केयर नहीं करती है तो विधायक बनता है। हम बीजेपी का तो नहीं बग रहा है। राजस्थान के अंदर हम 14 में 25 जीते, 19 में 25 जीते और 24 में भी 25 जीतेंगे। इस बार हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, जीतेंगे नहीं हम ऐसे रिकॉर्ड मतों से यहाँ जीतेंगे कि कांग्रेस के चारों खाने चित होने वाली है। क्यों होने वाली है? इसका सबसे मूल कारण एक ही है, कांग्रेस परिवार की चिंता करता है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता की चिंता करती है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ इस पर। पूजा मिश्रा जी से ले लेती हूँ पहले जवाब। पूजा मिश्रा जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं। पूजा मिश्रा जी, आपकी पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां जो है वो परिवारवादी पार्टियां हैं, और बीजेपी एक एक व्यक्ति की चिंता करती है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भी होता है तो उसकी भी चिंता करती है। आप लोग परिवार से बाहर नहीं निकल पाए, और यही कारण है कि विधायकों की जो दुख था, जो तकलीफ थी, जो दर्द था, उसको आपने कभी समझा नहीं, उनकी बातों को आपने सुना नहीं। इसी वजह से आज ये नतीजा आप लोगों के सामने आ रहा है। बीजेपी लगातार यही बात कर रही है। अगर जो है परिवारवाद की बात कर रही है बीजेपी बार बार, तो परिवारवाद के नाम पे पहले इनको धर्मेंद्र प्रधान जी को निकाल देना चाहिए अपनी पार्टी से, इनको हरसिमरत कौर जी को निकाल देना चाहिए, इनको विजय गोयल जी को निकाल देना चाहिए, जयंत सिन्हा जी को निकाल देना चाहिए, किरण रिजिजू जी को निकाल देना चाहिए। इनको जो है, अगर ये परिवारवाद की बात करें, अनुप्रिया पटेल जी को निकाल दे, परिवार को खत्म कर देना, ये तो परिवारवाद को और बढ़ावा दे रहे हैं। ये अशोक चौहान जो कि आदर्श घोटाले का जो है आरोपी है, उसे राज्यसभा भेज रहे हैं और उसके बेटों को एमपी लगाने का प्लान कर रहे हैं। ये किस मुंह से जो है करते हैं परिवारवाद की बात? दिक्कत यह है ना कि कुछ चिल्ला चिल्ला के कोई बोलता नहीं है कि भाई परिवारवाद कर, क्योंकि संविधान है, संविधान सबको चुनाव लड़ने का जो है आजादी देता है, और सब चुनाव लड़के तब सदन में जाते हैं। मैंने पहले भी बोला, सदन में जितने लोग बैठे हुए हैं वो सारी जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि अंतरात्मा, ये देखिए जो है शिवपाल यादव जी जो है, माननीय शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि वो सबको शांत कर देंगे, वो पार्टी को संभाल लेंगे, पर ये शिवपाल यादव जी की भी जो है अंतरात्मा को जान रहे हैं। ये जो है इनको पता था कि ये साथ ही से जो है राज्यसभा सीटें निकाल सकते हैं, पर इन्होंने
ये दूसरों के अंतरात्मा में घुस जाते हैं। इनको पहले ही पता चल गया कि हम 8वां प्रत्याशी उतार दें, ताकि जो हम तो अंतरात्मा में घुसी जाएंगे, फिर हम अंतरात्मा बदल लेंगे। अब कैसे बदलते हैं इसका जवाब तो यही दे पाएंगे। और जहां तक बात रही इनकी जो चुनाव जीतने की ना, तो इनके पास ना शकुनी का पासा है, ईवीएम। अब शकुनी के पासा से पांडव जैसे लोग नहीं जीत पाए, जिनको आपको हमारी क्या ही औकात है, जनता की क्या ही औकात है। और अगर इनके अंदर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो बैलेट पे जो है चुनाव, अब बार बार कहेंगे कि आप ईवीएम का कर रहे हैं, आपका ईवीएम का परिवार क्या करेंगे, इतनी बड़ी हुई है चंडीगढ़ का, तो लेकिन एक चीज ये भी तो बताइए ना पूजा मिश्रा जी, ये जो कॉन्फिडेंस बीजेपी के अंदर है, वो कॉन्फिडेंस आप लोगों के भीतर क्यों नहीं दिखाई देता है? वो कॉन्फिडेंस क्यों आप लोगों के यहाँ पर लगातार डाउन होता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर, हम जनता से जुड़ रहे हैं। आपको देखने की जरूरत पड़े कैसे जुड़ रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं? आपके अपने तो साथ है नहीं, आपके अपने तो बीजेपी के खेमे में जाकर मिल जा रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं? जो बीजेपी के खेमे में जाके मिल ही गए वो हमारे अपने कहाँ हो रहे हैं? आप कितनी गलत अरे तो आपको रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी ना, आपने कितना रोकने की कोशिश की ये बताइए। ये तो जो है ये तो बीजेपी वाले बता पाएंगे, इनका बिल्कुल इतिहास रहा है कि इनका ये ईडी का जो है ये 2014 से जब से आए हैं तब से इन्होंने सरकारी मशीनरीज का जो इस्तेमाल किया हुआ है। मेरे पास आंकड़े पड़े हुए 2014 से लेके अब तक इन्होंने कितने लोगों के ऊपर ईडी कराई, और ईडी कराने के बाद में जब उन्होंने तो आज जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, क्या उनको भी ईडी और सीबीआई का डर पड़ा हुआ था? अब ये तो वही बता पाएंगे नहीं, आप बताइए ना, आप आरोप लगा रही हैं तो आप बताइए, वो कैसे बताएंगे? आरोप तो आप लगा रही हैं ना। हम आरोप लगा रहे क्योंकि इन्होंने ऐसा किया हुआ है। कोई प्रूफ है आप लोगों के पास? कोई प्रूफ है तो वो भी दे दीजिएगा। अगर कोई प्रूफ है तो जनता के बीच आप वो भी पहुंचा दीजिएगा, कम से कम आपकी आवाज जनता के बीच पहुंचे। तो हिमाचल में कांग्रेस के 9 विधायकों की अंतरात्मा बीजेपी के लिए जागी है, तो यूपी में 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। वहीं खबर है कि कर्नाटक में बीजेपी के साथ खेला हो गया है। इस दौरान बीजेपी के एक विधायक ने कांग्रेस के पक्ष में मत डाला है, और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक रैना जी, हिमाचल में क्रॉस वोटिंग की जो खबरें हैं सर, अगर वो सही निकली तो राज्यसभा चुनाव पर बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि सुक्खू सरकार के लिए ये एक अलार्म भी होगा। ऋषि जी, ये बिल्कुल सत्य है कि ये आज एक्चुअली इलेक्शन राज्यसभा नहीं है, और ये टेस्ट वोट फॉर जो सुक्खू सरकार उसके लिए है। अब 9 लोग एक तारीख में से बाहर निकल जाते हैं, और वो टोटल उनके बन जाते हैं। अभी 34 करीब कांग्रेस और बीजेपी की इक्वलेंट हो जाता है। अगर ये क्रॉस वोटिंग परफेक्ट होगी तो एक वोट की जरूरत होगी तो नई सरकार बन सकती है, ऐसा अनुमान है। तो लेकिन सर्टेनिटी है कि क्रॉस वोट हो गई है, और वो लोगों को सीआरपीएफ की प्रोटेक्शन में पंचकुला बीजेपी में ले गए हैं ताकि वो वापस न आ जाए। तो ये सुकून सरकार के अलार्मिंग है। इस वक्त मुझे लगता है कि आज बजट सेशन यहाँ चल रहा है, बजट सेशन में ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करेंगे, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से तो सरकार गिरी जाएगी जो परिस्थितियां आजकल है। किंतु जो नीति हर जगह पे ऑलरेडी जो रूलिंग पार्टी कर रही है वो यहाँ भी हो रहा है। तो इसलिए राज्यसभा के इलेक्शन से ज्यादा महत्व इसके लिए अब सरकार बचाने और बनाए रखने के लिए है। तो ये सिचुएशन सीरियस और कारण है कांग्रेस से ऐसे ही नहीं हुआ। ये अगर यहाँ का कैंडिडेट जैसे उन्होंने दे दिया, अगर आनंद शर्मा होता तो फिर अलग अलग सिचुएशन होती। और बीजेपी ने ये जो प्ले किया, उन्होंने कांगड़ा सबसे बड़ी लोकसभा सीट है यहाँ से, वहां से उनके एरिया से चंबा से एरिया हर्ष महाजन को लिया है, और वो भी कांग्रेस का पहले था। इसलिए उनकी स्ट्रेटेजी प्रॉपर रही। कांग्रेस में वो स्ट्रेटेजी की कमी है, जिसके कारण ये सिचुएशन खड़ी होती है। और इन परिस्थितियों में कांग्रेस को अपने आप को थोड़ा सा करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिकली अप स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो ऐसी सरकारें गिरती रहेंगी। बिल्कुल। और तीनों ही राज्यों की अगर बात करें तो तीनों ही राज्यों में जो स्थितियां हैं वो यहाँ पर भिन्न भिन्न दिखाई दे रही हैं। लेकिन डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, बीजेपी कह रही है कि राज्यसभा चुनाव तो झांकी है, असली दंगल अभी बाकी है। चलिए, अगर आप मान जाते हैं इस बात को। एक्चुअली वरिष्ठ पत्रकार जी क्या बोल रहे थे, मुझे उनकी आवाज साफ सुनाई नहीं पड़ रही थी।
और आपका जो प्रश्न है, अब वो तो झांकी किस किस चीज की ला रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। हर इनकी मतलब एक चुनावी बॉन्ड था, उसकी भी झांकी थी जो असंवैधानिक था, सुप्रीम कोर्ट ने बताया ही। इन्होंने एक छोटा सा चुनाव मेयर का किया, वो कितना असंवैधानिक था ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया। बहुत आपने देखा होगा ऐसे बहुत सी चीजें आई हैं इधर जिसमें सुप्रीम कोर्ट आके बताता है कि अभी तो ये झांकी है और ये जो संविधान की झांकी निकाल रहे हैं वो भी दिखा रही है। तो इनकी बातों पे चूंकि इनके लिए जो ये करे तब सब लोग मान जाओ और दूसरा जो कोई करे और उस पे हम प्रश्न चिन्ह उठाए सब साथ चलो, ये भेड़ चाल की बात करते हैं। दूसरी बात, अभी परिवारवाद न जाने कौन कौन सी इनकी पार्टी में बरूड गांधी जी हैं, गांधी परिवार के हैं, इनको इतनी दिक्कत है गांधी परिवार से, तो बरूड गांधी जी क्यों हैं? एक प्रश्न बनता है ना। राजे जी हैं राजस्थान में, वो छोड़िए राजनाथ सिंह जी का बेटा है, अमित शाह जी का बेटा है। इतना अगर दिक्कत है परिवार से तो आपके यहाँ परिवार क्या, और सिर्फ एक नहीं, मैं अभी लिस्ट लेके आऊंगी तो पूरा डिबेट निकल जाएगा। तो ये नाम बार बार लेके लोग बातें करते हैं। क्लियर कर दिया परिवारवाद क्या है। परिवार मुझे मत बताइए परिवार नेता का बेटा अकॉर्डिंगली करने वाले लोगों से बात अकॉर्डिंगली। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, अगर आप परिवार को लेकर सवाल उठाएंगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि सामने वाले आंख बंद करके बैठे हैं। आपके यहाँ पर किस किस को टिकट दिया जाता है, कितने परिवार वाले नेता हैं, कौन कौन सा पूरा परिवार मिलकर चुनाव लड़ता है, वो भी तो पूरी हिस्ट्री लिए बैठे हैं ना सर। रेशु जी, ये लोग बताएंगे कि परिवारवाद क्या है, आप उसकी व्याख्या मानिए इनके अकॉर्डिंगली, क्योंकि यही लोग विद्वान समझदार और तार्किक लोग हैं। अरे सर बंद करिए, जनता आपकी बातों को समझने लगी है, अब चलने वाला नहीं है ये बीच में आके आप परिवारवाद पढ़ के आइए। अरे परिवारवाद आपको पता है क्या होता है? आप जैसे लोग अपने स्वार्थ के अनुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने राय के अनुसार, अपने स्वार्थ के लिए वो भी तो कह रही है ना, वो भी कह रही है कि राजनाथ सिंह का पूरा परिवार जो है उसको क्यों फिर आपने टिकट दिया हुआ है? आप ये बताइए ना, वो भी तो कह रहे हैं ना वो परिवार नहीं है क्या? परिवारवाद वो है जिसमें जो क्वालिटी भी ना हो। परिवारवाद तो वहाँ पर भी है ना फिर सर। अमित शाह जी के बेटे को जो पद मिला है उन्होंने क्रिकेट में कौन सा योगदान दिया है? परिवारवाद है, इसके अंदर योग्यता हो, लेकिन वो अपना बच्चा है उसको प्रमोट करना है। उसकी कंपनी ऐसे प्रगति करती है कि बाकी कंपनी वालों को लगता है कि हमने कौन सी गलती रह गई। और ये लोग बात कर रहे हैं परिवारवाद की, तो समझ में नहीं आता कि इनके चरित्र चाल के क्षेत्र में इतना कैसे अंतर है। दूसरा, स्वामी तुलसीदास जी एक बात लेकर है, मैं हर बार रिपीट करती हूँ, फिर भी लोग समझते नहीं है। उन्होंने लिखा था कि ऐसे लोग आएंगे कमरे में जिनका काम क्या होगा, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ से बहना, सुबह से लेके शाम तक झूठ को कैसे प्रमोट करना है कोई इन लोगों से पूछ ले और प्रमोट होते रहते हैं। उसके बाद बताएंगे संविधान, देश, राष्ट्रवाद, परिवारवाद, इतने भारी भरकम शब्दों को लेके आएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों के पास आऊंगी, लेकिन पूजा मिश्रा जी ये बताइए, क्योंकि पार्टी के भीतर परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति वो होता है जो दिन रात पार्टी की सेवा करे और पार्टी के लिए सोचे, लेकिन आप ये बताइए कि मुख्य सचेतक का इस्तीफा देना ये दर्शाता है कि अपने सदस्य पर सपा की जो पकड़ है वो मजबूत नहीं है। क्या कारण रहा होगा इसके पीछे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सबको उन्होंने सम्मान दिया हुआ है। और आप से बात कर रही हैं जी की, उन्होंने इस्तीफा दिया। अब इसका जवाब मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ वही दे सकते हैं कि उनको ऐसा क्या हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पूरा सम्मान दिया हुआ है। अगर आप कहें कि मैं इस बात को मान लूं कि नहीं उन्हें कुछ ठेस पहुंची या उनकी अंतरात्मा को कोई तकलीफ हुई, तो ये बात बिल्कुल दिस इज अनडाइजेस्टेड बीट ऑफ इट, आप उसको बिल्कुल गले से नीचे नहीं उतार सकते हैं, ये ऐसी बात है। और सच्चाई क्या है ये जो है शायद वही बता पाएंगे, उसके अलावा कोई और बता नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी में इससे उनको कोई ठेस पहुंची हो या कोई तकलीफ पहुंची हो, इसका जवाब वही दे पाएंगे। उनकी अंतरात्मा की आवाज को सुनने की कोशिश तो आप लोग करते ना एक बार।
नहीं, हम बिल्कुल हम तो तैयार खड़े थे। हम तो हमेशा जो है समाजवादी पार्टी अंतर आत्मा की आवाज, चाहे जैसी भी आवाज आपकी रहे, चाहे अंतरात्मा की रहे। देखिए मोदी जी को देखिए ना, वो तो अपने मन की बात भी हर किसी से कह देते हैं, सब लोग सुन लेते हैं। तो आप भी कम से कम ध्यान रखिए, कुछ उनकी लाइन पर आप लोग भी चलिए। नहीं, इनके पास में दिव्य शक्ति है। ये जो है अंतर आत्मा में जाके बात डाल भी सकते हैं। ठीक है, अंतर आत्मा की बात मैंने बोला ना कि इन्होंने जब आफा प्रत्याशी उतारा था तो इन्हें पता था कि अब हम अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करेंगे और फिर करेंगे सबके अंदर अंतर आत्माओं में, उसके बाद में फिर निकालेंगे, उनके जो अपने जरिए से काम कराएंगे। इनके अंदर दिव्य शक्ति है। ये दिव्य शक्ति जो है समाजवादी पार्टी के पास वाकई में नहीं है, क्योंकि हमसे जो है गलत चीजें नहीं होती है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम जो भी कार्य करेंगे संविधान के अकॉर्डिंग ही करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि साम दंड भेद कुछ भी अपना के जो है हमें राज्य चाहिए। ये राम राज्य की बात करते हैं, पर हम राम राज्य तरीके से करते हैं। राम राज्य ने कभी भी जो है बाली का राज्य नहीं लिया, उन्होंने जो है लंका नहीं लिया। आप ऐसे राम राज्य का बात करते हैं, ये जाते, इनको अपने संगठन पे भरोसा नहीं है, इनको अपने जो है नीतियों पे भरोसा नहीं है, तभी दूसरे दल को तोड़ने की जरूरत पड़ती है। अभी तो सोचने वाली बात ये होगी जब 2024 का चुनाव आएगा, ये जो अंतर आत्माओं की बात सुन के ले आए हैं अपने पास में, ये उन्हें टिकट देंगे कि जो अंतर आत्मा है इनके पास है ना, वो राम की बात कर रहे हैं तो आप भी पीछे नहीं है ना। अखिलेश यादव शिव की बात कर रहे हैं, महादेव की बात कर रहे हैं, महादेव का मंदिर वो बनवा रहे हैं, तो पीछे तो आप भी नहीं रहे हैं। वो राम की भक्ति कर रहे हैं, आप शिव की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति होती रहनी चाहिए भगवान की। खैर, इस पर हम नहीं जाएंगे, इस पर नहीं जाना चाहेंगे हम। लेकिन अशोक रैना जी, ये बताइए कि मनोज पांडे वरिष्ठ नेता रहे हैं और उनका इस तरह अपने पद को छोड़ना सर, और वो भी ऐसे समय में जब राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव पर इसके क्या कुछ असर पड़ेंगे और क्या कुछ इसके मायने हैं? जी अशोक रैना जी। नहीं, बेसिकली ये तो सारा अभी हो रहा है। अब हम सेशन में बैठे हुए हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं सामने बैठे हुए, लेकिन बेसिकली इथिकल पॉलिटिक्स वॉश आउट हो गई है। आप कहीं नहीं है, क्योंकि जो अगर अंतरात्मा की बात आ जाती है तो अंतरात्मा का ये सोचना चाहिए कि जो हमें देश के प्रति हमारा दायित्व है उसको हम किस हद तक निभा पा रहे हैं। तो अब इस वक्त है अपॉर्चुनिज्म और हायर लेवल पे है कि पॉलिटिकल पावर में कैसे रहे। उन परिस्थिति में देश, यहाँ के लोग, उनके लिए अंतरात्मा की कोई आवाज आती नहीं है। अब पर्सनली हमें कहाँ से कहाँ जाना है, हमें कहाँ से मोस्ट बेनिफिटेड रहेंगे, और डाले भी डाले जा रहे हैं। लेकिन अंतरात्मा की आवाज एक बार कही थी प्राइम ऑफ इंडिया थी इंदिरा गांधी in 1969, संजीवा रेड्डी का इलेक्शन था, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज को देख के आप आगे बढ़ो। लेकिन उसमें भी अब बहुत परिवर्तन अब तक चुका है। इसलिए जो आज की परिस्थिति है, देश चाहता है, लोग चाहते हैं, खामोशी है जबरदस्त, कोई बात नहीं जबरदस्त मीटिंग है। क्यों? क्योंकि जो लोग चाहते हैं, देश चाहता है वो हो जाए। व्हाट इज हैपनिंग, जो अभी हो रहा है वो हित में नहीं है, इन देश के हित में नहीं है, हमारे हित में नहीं है। तो मुझे दुष्यंत के शब्द याद आ रहे हैं, हमारे सारे लोग पैनलिस्ट भी है। दुष्यंत ने कहा था होती है कि पर्वत की पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही हो, कहीं आग लेकर आग जलनी चाहिए। इस इमारत की दीवारों पर्दों की तरह हिलने लगी। मेरी कोशिश है कि अब बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरा मकसद कोई हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश है कि अब सूरत बदलनी चाहिए। कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये सूरत बदल रही है, वो भी राज्यसभा के चुनावों के भीतर, ये इस तरीके की सूरत बदलनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव जो है वो बहुत दूर तक जाएगा। और पूजा मिश्रा जी, बीजेपी ही यूपी का वर्तमान है, बीजेपी ही यूपी का भविष्य है। जितनी जल्दी सपा से विधायक निकल जाएं, सभी सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सपा का साथ छोड़ दें। केशव प्रसाद ये कह रहे हैं कि सपा में भगदड़ बची है और आज सबने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है। देखिए, सपा में भगदड़ नहीं मची हुई है, और मैं बार बार कह रही हूँ कि इसका जवाब बीजेपी और जो है क्रॉस वोटिंग किए हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से दे पाएंगे कि उनकी अंतरात्मा की आवाज थी
कि ईडी की आवाज थी कि किसी और चीज की आवाज थी, ये तो वही बता पाएंगे। और जहां तक बात रही समाजवादी पार्टी, आप कह रहे हैं कि जो है यूपी में वर्तमान बहुत खराब है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस का जो है पेपर लीक हो गया, और जो है आपको पता है आरओ और एवारओ को जो अभ्यर्थी हैं उनको डंडे लेके पुलिस दौड़ा रही है। और आप कह रहे हैं कि हाँ अभी जो है बीजेपी की सत्ता है जो है यूपी में, तो 2024 के बाद में भी 2027 तक तो अभी इनकी कार्यकाल चलेगी। लेकिन जिस तरीके से ये कार्यकाल चला रहे हैं तो भविष्य में तो नहीं है बीजेपी, भविष्य कहीं दूर दूर नहीं। जो जनता है, जो अभ्यर्थी हैं, आप ये देखिए कि इन्होंने पुलिस वैकेंसी निकाली 50 ऑलमोस्ट 60,000 की, उसके अगेंस्ट में 50 लाख जो है आवेदन आए। और महिलाओं की आप सोचिए कि एक सीट के अगेंस्ट में 125 जो है आवेदन आए, और वो भी आप नहीं कर पाए। और वो आए किस लिए थे? अगर ये 2024 का चुनाव नहीं होता तो आप मेरी बात को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि ये अगर 2024 के चुनाव नहीं होता तो ये नहीं आता। अभी इन्होंने क्या किया ना कि निकाल के, अब सोचिए पुलिस का जब चुनाव, पुलिस का जो एग्जाम होना था, इन्होंने तुरंत 17-18 कर दिया। आपने क्यों किया? आप अगर जैसे जनरली होता आया, एक हफ्ते का गैप लेते तो दूसरे एग्जाम के टाइम पे आपको पता था पेपर लीक हो गया हुआ है, तो आप क्वेश्चन पेपर आपके पास चेंज करने का समय रहता। चलिए मैं इस पर भी जवाब ले लेती हूँ, ठीक है? इस पर एक प्रश्न बनता है, इस पर प्रश्न बनता है, मैं जवाब ले लेती हूँ। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, आप लोग तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बाबा से हर कोई इतना डरता है कि वहां पर अपराध करने से पहले भी 100 बार सोचेगा। फिर जिन लोगों ने ये परीक्षा पेपर लीक कराई, उनको खौफ नहीं था क्या बाबा का? बिल्कुल आता हूँ, मैं की बात करता हूँ। बाबा का खौफ की बात नहीं है, कानून व्यवस्था का प्रश्न है। घटना होती है, हर स्टेट में होती है, हम मानते हैं, लेकिन घटना होने के बाद में उस पर कार्रवाई किस तरीके से की जाती है, किस त्वरित गति से की जाती है और किस सच्चाई के साथ की जाती है, तब जनता में मैसेज आता है। जनता आप लोग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे सर। वो तो लखनऊ में 10 से 12 हजार अभ्यर्थी पहुंचे, उन्होंने प्रदर्शन किया, उन्होंने हंगामा किया, तब जाकर सरकार को आगे झुकना पड़ा। आप लोग तो झुकने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैं आता हूँ, रोजी जी मैं आता हूँ। पेपर लीक राजस्थान में हमारे 17 पेपर लीक हुए थे। सर उत्तर प्रदेश की बात करिए, सवाल उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश की बात करिए। ये बहुत गंभीर मामला है। मैं यूपी सरकार से ही मानता हूँ, बहुत गंभीर मामला है। लेकिन जिस प्रकार से माननीय योगी जी कार्रवाई करते हैं और सबक सिखाते हैं ताकि किसी दूसरे की हिम्मत नहीं पड़े आगे पेपर लीक करने की या घटना। तो अभी कैसे हिम्मत हो गई सर? अभी कैसे हिम्मत हो गई? दूसरी बात, हमारे सपा के बहन कर रहे हैं, मैं सपा की बहन को मान लेता हूँ। अगर यादव परिवार जो 8-8 टिकट लोकसभा पे देते हैं, राम गोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव की जगह हमारी सपा की बहन को टिकट दे दे लोकसभा का अखिलेश यादव, तब मैं मान जाऊंगा ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है। अपने परिवार से एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं देवे लोकसभा और मुद्दा घुमा दिया आपने। मतलब मैंने आपसे सवाल क्या पूछा और आप मुझे जवाब क्या दे रहे हैं? मुद्दा ही घुमा दिया आपने पूरा। जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, आप भी तो तमाम गंभीर आरोप लगाते हैं ना सर सपा और कांग्रेस के ऊपर। जो उन्होंने सवाल उठाया है, जाहिर सी बात है कि वो विपक्ष में है तो वो सवाल उठाएंगे और उनके सवालों का जवाब आपको देना चाहिए। आप उनके सवालों का जवाब दे दीजिए। रुचि जी, मैं जवाब भी तो दे रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, योगी जी के जो कानून व्यवस्था का जो व्यवस्था है उसके उदाहरण तो दूसरे स्टेट में देते हैं, हमारे राजस्थान में देते हैं। क्यों देते हैं? कि जिस प्रकार से यूपी की कानून व्यवस्था को योगी जी ने नियंत्रित किया है, अपराध पे लगाम लगाई है, महिला सुरक्षा को क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट का जो है रिपोर्ट बताती है कि यूपी में जो है क्राइम रेट बढ़ा और पूरे देश में जितना क्राइम हो रहा है उसका 1/3 जो है सिर्फ और सिर्फ यूपी में हो रहा है। जो विधानसभा एक्ट के तहत जो रिकॉर्डेड मामले हैं उसके मामले में इंक्रीज हुआ है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। एक बार आप जाके रिपोर्ट तो पढ़ा करिए। इनके पास कोई कार्यक्रम है, कार्यक्रम इनका एक ही है, परिवार को कैसे राहत दें। ये वो पार्टी है
जो अपने परिवार से आगे सोचती ही नहीं है। मैंने अभी एक निवेदन किया था हमारी सपा की बहन को कि अगर आपको डिम्पल यादव की चलिए ठीक है, विषय हालांकि विषय ये नहीं है, हमारा मुद्दा ये नहीं है, लेकिन क्योंकि पूजा मिश्रा जी ने ये सवाल उठाया और वो विपक्ष में है उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए मैंने आपसे ये सवाल कर लिया। लेकिन जिस तरीके से अगर यहाँ डॉक्टर सुधा मिश्रा देखें, क्योंकि क्रॉस वोटिंग जिस तरीके से आज हुई है ये वाकई बिल्कुल भी सही नहीं है और बिल्कुल शुभ नहीं है, क्योंकि तीनों राज्यों में ही यही हाल देखने को मिला है। बिल्कुल, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सर भी बोल रहे थे कि जो चीजें हो रही हैं वो देश हित में नहीं है, और जिस देश में जो क्रियाकलाप हो रहे हैं वो देश हित में ना हो, तो उन्होंने एक पंक्तियां रखी और मैं उसी पंक्तियों की, क्योंकि जनता क्या चाहती है आप जानती हैं, हमें एक अगर हम पढ़ लिख रहे हैं तो कुछ नौकरी मिल जाए, अगर हम नहीं पढ़ लिख रहे कुछ व्यवसाय कर लें, अपने परिवार का भरण पोषण कर लें और हमारे काम से देश का कुछ न कुछ भला हो। हर युवा यही चाहता है, जो जिस लायक हो उसको उसका काम मिले, कम से कम जितने पद हैं उतने पद मिले। तो उन युवाओं की आवाज बनते हुए मैं 4 लाइनें कहती हूँ कि मुश्किल बहुत है, निकलना चाहते हैं इस जमी के, अब के कायदे बदलना चाहते हैं, बनाते हैं अपने उसूलों के शहंशाह, मन की इस गुलामी से खुद को निकलना चाहते हैं। सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, आपके घर में कोई ऐसा है जिसको नौकरी न मिली हो? धैर्य रखिए ना, उनको बोलने दीजिए, उनका मौका है, उनको बोलने दीजिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए। कोई बच्चा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, जाके पूछिए दर्द उससे, आपको समझ में नहीं आएगा। जिस बच्चे के दर्द को वो समझेगा ना, जिनके घरों में वो बच्चे दर्द को समझते हो और देखे। ठीक है, ये मुद्दा हमने उठाया डॉक्टर सुधा मिश्रा, ये मुद्दा हमने उठाया और पुनः परीक्षा भी जो है वो अभ्यर्थियों की हो रही है, लेकिन फिलहाल हम रेशु जी आज ही के मुद्दे पर रहेंगे जी। हाँ बिल्कुल, तो आज जो किया जा रहा है ये कितना राष्ट्र और देश के लिए घातक है, इस पे अगर हम रह के बात करें तो जहां भी जो कुछ हो रहा है ये अपनी चीजों को गलत साबित होने नहीं देते हैं और दूसरों की बातों को लाके अपनी चीजों को सही साबित करने का प्रयास करते हैं। रेशु जी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने नेतृत्व को भी तो समझना होगा मैम, उस पर भी तो हमें कहीं मंथन करना होगा। मैं आऊंगी वापस आपके पास, लेकिन आखिरी सवाल, मेरे पास समय का अभाव है, आखिरी सवाल अशोक रैना जी, जिस तरीके से विधायक टूट रहे हैं तो विपक्ष कमजोर हो जाएगा। मुलायम सिंह यादव वाली सपा अखिलेश के समय में नजर नहीं आ रही है। विधायकों का इस तरीके से बगावत करना, क्या ये संकेत है कि अखिलेश अपनी पार्टी के लोगों को सही से संभाल नहीं पा रहे हैं, उनकी लीडरशिप कमजोर पड़ रही है? मैं उसी पहले ही बता चुका हूँ इससे कि पार्टी को अपनी अपनी जगह, अपने अपने कुब्बे को कंसोलिडेट करना होगा। लेकिन पहला जमाना था कि कुछ चलता था, लेकिन अब जो रूलिंग पार्टी है इस वक्त वो तरीके से देखती है कि इनके भी कोई तरह का वो पकड़ सकते हैं। तो इस तरीके से बनी हुई सरकार के, जैसे आपके समाजवादी पार्टी अपोजिशन में है, उनके आदमियों को निकाल दिया, 5 तो गाड़ी में आ गए तो एक साथ क्रॉस कर दिया। और जिसके में हिमाचल में हुआ, जहाँ रूलिंग पार्टी में से, रूलिंग गवर्नमेंट में से 9 लोग निकल आए, तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी ऐसी है कि वो ढूंढते हैं कहाँ भी कोई, इसलिए कांग्रेस, सपा, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी कंसोलिडेट होना होगा और उनका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि हाँ, अगर भारत में अगर अपोजिशन खत्म हो गई तो वी आर हेडिंग फॉर डिक्टेटरशिप, फिर एक आदमी सरकार ज्यादा सारी हिंदुस्तान को चलाएगा। ये पीड़ा का विषय पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ही नहीं है, ये उन सब लोग के लिए जो भारत में रहते हैं। तो इसलिए रिक्वायरमेंट इस वक्त है कि हम कहते हैं वेदांत में उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त विधानी निबोध, खड़े हो जाओ, जाग जाओ, प्राप्त विधानी निबोध, तब तक उनको मंजिल तक पहुंचे। तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक मंजिल होनी चाहिए कि हम देश के लिए कैसे कुछ कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स की बात की जाती है, और ये जो मंजिल है उसकी जो नींव है, उसका जो आधार है वो साफ भी होना चाहिए, क्योंकि अभी पार्टी स्वच्छता की तो बात जरूर करती है लेकिन अपने मन को साफ नहीं रख पा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।